जैसे दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषध है स्वयं पाक गरम, वो भी बहुत अद्भुत है। उसका नाम है हळद, हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है, खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हळद। हळद लेने के दो तरीके हैं। आप हळद को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हळद में मध मिला के ले सकते हैं और हळद में गाय का दूध मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हळद ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के दूध में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत काम आती है। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हळद। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषध है हळद। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना। उनको थोड़े दिन हळद दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हळद जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए, अंदर चम्मच में हळद भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए। बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हळद रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हळद का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हळद का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता। और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसानी से। और हळद एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। 5 गुण एक साथ हळद में है। कहीं चोट लग गई है, तुरंत हळद लगा दीजिए, खून बंद हो जाता है। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हळद से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हळद खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के। रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हळद कर सकती। कितना लेंगे? वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती। मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा, एक मशी को 4 साल रगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाएं, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हळद ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हळद लगाइए। हळद लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हळद खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हळद का अद्भुत उपयोग है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है, वो हळद से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हळद अमेरिका में पेटेंट करा ली गई। अमेरिका सरकार ने हळद पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हळद का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हळद का उपयोग होता है?
हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में, एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को, जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मध मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है। पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में है। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के, काकवी मिला के उसको देते हैं। और एक अच्छी दवा बताता हूँ घुटने के दर्द के लिए, वो है चूना। ये जो पान में हम चूना खाते हैं पत्थर वाला, ये चूना गठिया की और वात की बहुत अच्छी दवा है। गेहूं के दाने के बराबर चूना खाइए, गर्म पानी में मिला के या ताजा दही में, नहीं तो दाल में। गेहूं के दाने के बराबर चूना आधा कप दही में मिला के रोज खा सकते हैं, दाल में खा सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं। ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब ठीक होता है। आप जानते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस नाम की खराब बीमारी है, वो चूने से बिल्कुल ठीक होती है, बहुत जल्दी ठीक होती है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उनको कहिए कि रोज गेहूं के दाने के बराबर चूना खाते रहें। तरीका क्या है? आधा कप दही, ताजा दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, और दाल जो हम रोज खाते हैं उसमें मिला के, नहीं तो गर्म पानी में मिला के पी लीजिए। ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है, इनको नियमित चूना खिला दीजिए, गेहूं के दाने के बराबर, साल भर खिला दीजिए, लंबाई बहुत बढ़ी। जो घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कम है, मतिमंद बच्चे जिनको हम कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड, उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना। 2-3 साल लगातार खिलाइए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो पानी में, नहीं तो दाल में। हमारे घर में माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, और जिन माताओं की उम्र 50 वर्ष हो जाती है उनका मासिक धर्म बंद होता है, मासिक चक्र बंद होता है। फिर वो माताओं को जितनी तकलीफें होती हैं मासिक चक्र बंद होने से, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है। आप उनको कहिए रोज चूना खाएं, गेहूं के दाने के बराबर। हमारी यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, इस बात को ध्यान से सुने। घर में हमारी सभी बहनें और माताएं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशान हैं, उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता है तो बहुत खून आता है, या उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है। आप चूना खाइए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो गर्म पानी में। ये जो चूना है ना, ये बहुत अद्भुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है, अक्सर जॉन्डिस। जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के दीजिए। आधा गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना, बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बंद होगा। ये जो चूना है ना, ये नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या एकदम नील है या बिल्कुल कम है, उनको आप चूना खिलाइए, 2-3 साल चूना दीजिए उनको गन्ने के रस में, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का उनका गड़बड़ी है, उनको आप चूना खिलाइए, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो। ये जो चूना है ना, आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई तकलीफ आ जाए, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है,
L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आ जाता है। इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही। चूना खाइए। कभी हड्डी क्रैक हो जाए तो हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत चूने में। चूना खाइए। एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है, चूना खाइए, ठीक होगा। पंजों में दर्द है, चूना खाइए, ठीक होगा। आपके दांत में अक्सर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आप चूना खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। दांत में कीड़े बहुत लगते हैं, चूना खाइए, नहीं लगेंगे। दांत हिलते हैं, कमजोर हैं, चूना खाइए, मजबूत हो जाए। ये एक चूना 70 बीमारियों में काम आता है। 70। और ये ईश्वर ने हमें सबसे ज्यादा दिया है। 70 बीमारियों में काम आता है। आप कभी भी इसको याद रखिए। मैं सबको यही कहता रहता हूं कि आप चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी को। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। और ये चूना हम खाएं तो 2 ही बातें याद रखनी है। पत्थर वाला खाना है, पत्थर वाला चूना एक आता है, एक सीप वाला भी आता है। तो सीप वाला नहीं खाना, पत्थर वाला। और यही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है, तो वहां से आप कभी भी ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई किसान भाई बैठे हैं और जो गाय भैंस पालते हैं, वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने कि गाय और भैंस को हर दिन पानी में मिलाकर चूना दीजिए आप। जैसे गाय 1 बाल्टी पानी पीती है, उसमें गेहूं के 4-5 दाने के बराबर चूना घोल दीजिए, वो पानी पिलाइए, तो गाय का दूध बढ़ता चला जाता है। रोज पिलाइए उसको चूने का पानी। ऐसे ही भैंस है आपके पास, अगर भैंस, तो भैंस को भी चूने का पानी पिलाइए, उसका दूध बढ़ता चला जाए। और अगर आपने लगातार ये जारी रखा चूना गाय और भैंस को, तो दूध तो बढ़ेगा ही, दूध में घी बढ़ता जाता है, मक्खन बढ़ जाता है, घी ज्यादा मिलता है गाय के दूध से, भैंस के दूध से। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि गाय और भैंस को आप लगातार अगर चूना देंगे तो वो बराबर समय से मां बनती है। आपको मालूम है कई बार गाय और भैंस मां नहीं बन पाती। हम लगातार प्रयास करते हैं, वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, और थोड़े दिन आप उनको चूना खिला दो, वो तुरंत गर्भ धारण कर लेती है। चूना बांझपन की सबसे अच्छी दवा है। इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सबसे जल्दी चूने से ही ठीक होता है। माताएं भी इस बात को सुने ध्यान से कि ऐसी अगर कोई माताएं बहनें हमारे घर में हैं जो मां नहीं बन पा रही हैं, और तरह तरह से डॉक्टर ने उनकी जांच की है, और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ में नहीं आता, सब चीज तो नॉर्मल है, फिर भी मां नहीं बन पा रही है, ऐसी किसी भी मां को लगातार चूना खिला दो, बहुत जल्दी मां बनेगी। और माताएं बहनें ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऐसी कई माताएं होती हैं जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं, लेकिन महीने 2 महीने में गर्भपात हो जाता है उनका। कोई कारण हो सकता है, 1 महीने में किसी का 2, किसी का 3 महीने में गर्भपात हो जाता है। ऐसी सब माताओं को चूना खिलाइए, कभी भी गर्भपात नहीं होगा। और मेरा तो सब माताओं को ये कहना है कि जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में, तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये चूना कैसे खिलाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 कप अनार के रस में मिला के पिलाना। माँ को, गर्भवती माँ को चूना चाहिए अनार के रस के साथ। क्यों अनार का ही रस? क्यों? अनार के रस में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम, इन्हीं 2 तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अनार का रस 1 कप ले लें और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्भवती माँ को 9 महीने तक दे दीजिए आप, सुबह खाली पेट। तो 4 फायदे होंगे इसके। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा? बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ होगा।
और तीसरा फायदा पता है क्या होगा? वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा, जिसकी माँ ने चूना खाया 9 महीने, उसकी IQ लेवल बहुत ऊंची होती है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान नहीं होगा। बस हमें क्या करना है, हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाते हैं। मैंने देखा जितनी माताओं ने अनार का रस और चूना लिया 9 महीने, किसी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, सबकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी, और बच्चा सभी का स्वस्थ और तंदुरुस्त, और वो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट, और जीवन में बीमार ना पड़े। ऐसी बढ़िया परिणाम हमें मिलते हैं अगर किसी माँ को हम चूना खिलाएं। तो आप ये चूने के बारे में याद रखिए, ये बहुत कीमती दवा है। हालांकि इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन वैल्यू बहुत है इसका। सस्ता मिलता है, 50 पैसे में इतना चूना मिल जाएगा कि 2-4 महीने खा सके, क्योंकि भगवान ने प्रचंड मात्रा में हमको ये दिया है। इसे याद रखिए। बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें। जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो चूना ना खाएं। जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं। जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। अब आप पूछेंगे अगर ये पत्थर, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना है खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा, वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर। ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है। लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है, वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री चलेगी? मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई है। मिश्री बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो खांड सारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांड सारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी। लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है। खांड सारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांड सारी वाली नहीं है तो नहीं चलेगी। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और 1-2 माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है। जाहिरात देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है। और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है, पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है।
तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुक्कर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है? मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में। मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी मत खाइए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चल सकता है, बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसकी ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए। और वही दूध का दही बनाना चाहिए और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो
ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं, स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता है। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। दो सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं, डायबिटीज के लिए औषधि क्या है। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि मैं बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में है। मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है। और फालतू बहुत बताया मुझे, x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। क्या करूं इसका? मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरे को समझ में आया। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना? खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना। सुबह सुबह सोकर जब उठें तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना। ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना
1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च के। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़, गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। इसी में एक दूसरा उपाय भी है। आप चाहें और अच्छे से और जल्दी डायबिटीज ठीक करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 3 महीने में ही मेरी डायबिटीज तो ठीक होनी ही चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो मेथी दाने की जितनी मात्रा है इतनी ही मात्रा त्रिफला चूर्ण उसमें मिला दीजिए। त्रिफला चूर्ण आप समझते हैं, हरडे, पेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला। तो त्रिफला चूर्ण की मात्रा और मेथी दाने की मात्रा दोनों बराबर ले लीजिए। या तो मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, दोनों 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए पूरा का पूरा, बिना उसको फिल्टर किए, बिना छाने हुए। तो सब कुछ जो है वो पेट में जाना चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण और मेथी दाना बराबर मात्रा में एक दिन में कम से कम 2 चम्मच, दोनों मिलाकर 1-1 चम्मच नियमित रूप से लेंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज था। तो ये दूसरा उपाय है डायबिटीज का। एक और उपाय है, अगर आप उसे कर सकें तो, कल मैंने ये नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। अपने घर में अगर कोरपड़ आप समझते हैं, ग्वारपाठा, अंग्रेजी में हम लोग सब उसे एलोवेरा कहते हैं। तो कोरपड़ अगर है आपके घर में तो इसका पत्ता काटिए चाकू से और उसका ऊपर से छिलका उतारिए। जैसे ही आप छिलका उतारेंगे तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे थोड़ी देर लटकाएंगे, टप 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 सब पूरा रस निकल आएगा। वो 3 से 4 चम्मच उसका रस अगर सुबह सुबह खाली पेट आपने पी लिया तो भी 3 से 4 महीने में आपका डायबिटीज ठीक कर देगा। तो ये 3 चीजें हमारे स्वयं पाक घर में है। एक तो कोरपड़ है, दूसरा आपके पास मेथी का दाना है, तीसरा आपके पास त्रिफला का चूर्ण है। डायबिटीज ठीक करने के लिए सैकड़ों दवाएं हैं आयुर्वेद में, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही दवाएं आपको बता रहा हूं जो स्वयं पाक घर में हैं। वैसे तो मैं आपको इतनी दवाएं बता सकता हूं, आप उनको ढूंढते रहिए बाजार में, बहुत पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत पैसे खर्च करें फिर ठीक हो। बहुत पैसे खर्च करके ठीक करने वाले तो बहुत डॉक्टर 40 गाँव में बैठे हैं। हाँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो आपके पैसे खर्च कराऊं। मैं ऐसा इलाज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जो आप बिना किसी खर्चे के आसानी के साथ अपने घर में बैठ के कर सकें, स्वयं पाक घर के बाहर आपको ना जाना पड़े। अब छाती से लेकर और जंघा तक यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग। गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग, और इनकी संख्या 40 है। ये छाती से लेकर जंघा के बीच वाले इलाके के रोग हैं सब पित्त के।
किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्याएं। कई तरह के बुखार, पित्त की समस्याएं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहें आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि वाग्भट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं। ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए। मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए? कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है। एक स्थान है, उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक लिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती हैं। इसलिए वाग्भट जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए, गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुकें, एक घूंट पिया, फिर रुकें, फिर पिया, फिर रुकें, फिर ऐसे पानी पिए। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है। ये लार जो है ना, पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना, वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी, तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वहां
स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो ऊषा पान की बात वो करते हैं। ऊषा पान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि ऊषा पान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि ऊषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात है, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूट घूट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये तो घूट घूट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूट घूट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चलेंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है, और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। ठीक है, 4 नियम हो गए। 5वां नियम है, हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं। इतना चबाएं जितने आपके दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं, ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद 6वां नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है। पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज है, नाभि के पड़ोस में जठर है, वो चार्ज है। जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठ के। उसके आगे का 7वां नियम है, दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48 मिनट, क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को, और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते। तो दोपहर का खाना खा के आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना, फिर मोटापा आता है। 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना, ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा बढ़े, इसलिए ध्यान उसका रखना। इसके आगे का 8वां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद ही करना। रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है, 1000 कदम। उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है, और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है। ऊंचे ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है। तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का 9वां नियम है, 9th, कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी। ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं,
खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को। आप दही में एक चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार है। इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती। बढ़ी हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। आखिरी नियम है, माताओं के लिए यह नियम है विशेष रूप से, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंद हो। हाँ, हमेशा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ हो। आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा, पूरा बंद ना हो। क्यों? बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है। भागवत जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श, दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है। या तो भोजन बनते समय सूर्य का प्रकाश गिरे, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, हवा उसमें आए। अब ये तभी संभव है जब बर्तन खुला हुआ हो। मतलब सीधा सा ये है, भागवत जी कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना ना हो। अब प्रेशर कुकर भागवत जी के जमाने में नहीं था, लेकिन नियम उन्होंने तभी लिख दिया। उनको शायद ये अंदाजा था कि ये आदमी किसी न किसी दिन बना लेगा इसको। अब ये बात मैंने मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, धातु है, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। मैंने एक सर्वे किया था आज से 10 साल पहले कि गरीबों को सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा और टीबी क्यों होती है गरीबों को। उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं। यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीबी का कारण। करते हुए योग, आसन, प्राणायाम आदि करते हैं तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूं, और ये 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये 4 नियम का जो भी पालन करेगा, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन 4 नियमों का पालन करते हैं। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन। मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं। और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोग मुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो 3 तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है
तो 28 रोग आते हैं, और वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं। उनमें से 4 बताता हूं, अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात पित्त कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर। संस्कृत में, हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में जठर में अग्नि जलती है। वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया, और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया। क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं।
कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है। ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागभट्ट ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो, 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागभट्ट जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध। पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है, और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। 1 घूट पानी, 2 घूट पानी एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो 1 घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, 2 घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है। तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के 1 बूंद के बराबर ही पानी उठाता है।
एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है। वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख गटागट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है, जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पे रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं, लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ। माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई? बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये 4 नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा नियम, पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना। तीसरा नियम, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना। और चौथा और आखिरी नियम, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। 4 नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है। और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है। और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, 1 साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी, तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है।
उन बीमारियों का इलाज करने में। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़ें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है। और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं और आपको सुनकर हैरानी होगी, उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं, और वो पैसा फिर इस देश में से दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि अक्सर ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती। तो हम 6 लाख करोड़ खर्च करें अपने खून पसीने की कमाई का, उससे अच्छा ये है बीमार ही ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो योग प्राणायाम करें, 4 नियमों का जीवन में पालन करें, बहुत आसान है आपके लिए। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के लिए। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना, सुबह सुबह सोकर जब उठे तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च के। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खाने पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़, गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए,
3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण है। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता? अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें? इसको काट के निकाल दो। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर। वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जंघा का दर्द होगा, फिर गुर्गे का दर्द होगा, फिर यहाँ कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। तो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं कराएंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा। तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू। उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं। मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। और यही मेथी
और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है? अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषध है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये टांच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना, ये वात का रोग है। हड्डियों में, जॉइंट्स में दुखना, ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया। 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना है। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रोग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए। सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है। 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना। ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है। मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए? दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से। चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो। ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर, पुदीना खाने से क्या फायदे? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना में पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए। लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है। ठीक है। अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार के जीवन कल्पतरु करके मिट्टी का दाना, गोमूत्र और देसी गाय से बना डसी आती है। हाँ, ले सकते हैं। तो गायत्री परिवार की मिलती है बाजार में, वो कैसी है? वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में।
सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छांव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा। डिब्बे में भर के रख लीजिए। इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है। आप चाहें तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा। जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको 1 थेम कान में डाल दीजिए। 1 ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए। 5 ही मिनट में दर्द बंद हो जाए, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग है। और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए। थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ, कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है। पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? साइड नाखून है, उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए। और वो पट्टी आती है ना, टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए। इधर 3-4 दाने रखिए, टेप बांध दीजिए, इधर रखिए, टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में। जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी, दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिरदर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिरदर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी, अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, कितने दिन तक? अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन, उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए। 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो। जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करेगा। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है, और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पे भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए, सेलो टेप। 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा।
जहां भी दर्द हो रहा, जहां भी दर्द हो रहा, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पे मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है, आप ये पूछोगे, जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच ले। गुर्गे का भी, गुर्गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी खराब होता नहीं है, और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा। ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं करेगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है। अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया, तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए। कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है। इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे। पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलोटेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। तो पहचानने की कोई प्रकार है? पहचानने का मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो। खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोएं, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपको। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में 1 दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी ना किसी बहाने से खा लीजिए, चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी न किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए। रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहेंगे। वो भी अच्छी है। हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती, लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए। 3 महीने मिलती है लगातार खाइए, 4 महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती, माताओं को शरीर में गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है मेथी का दाना। जैसे
मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय, ये जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के, ये सब की औषधि मेथी का दाना। और एक क्या मानती कि सभी आई को 45-50 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होती है। उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूँ। मठ जो है जी, पानी में भिगो, उसको ये आते हैं ना मोड़ आते हैं मठ का मेथी के दाने की बात चल रही है। हाँ, मेथी के दाने की है, तो उसको भिगा के दूसरे आते हैं, अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखटपन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद। खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले मैं बताया। जी, गर्मी में किसी को भी चलेगा जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है। जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए। और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदय घात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं। जिनको भी ये रोग हैं उनको मेथी दाना गर्मी में भी चलता है, जिनको नहीं है उनको गर्मी में ना खाएं तो अच्छा है। हाँ, संधिवात यही है, बात में ही संधि आती है। संधिवात माने अर्थराइटिस, अर्थराइटिस माने गाउट, और ये सब एक ही फैमिली की डिसीज है, वात से जुड़ी हुई, तो उसमें मेथी दाना तो सबसे आवश्यक है और बहुत अच्छा है। पाइल्स की तकलीफ वालों को अगर रक्त निकलता है तो मेथी दाना ना खाएं तो अच्छा, और अगर रक्त नहीं है, सूखा है, तो जरूर मेथी दाने से ठीक हो जाएगा। पानी में उबाल के ले सकते हैं? पानी में उबाल के मेथी दाना लेने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दीजिए और थोड़े दिन में या थोड़ी देर उबला हुआ पानी पी सकते हैं? उबला हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है, मेथी दाने को गर्म करना अच्छा नहीं होता। 3 से 4 महीने बस, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, फिर 3-4 महीने खा सकते हैं। जी, गाय के गौमूत्र में मेथी दाना भिगो के 1 दिन रख दीजिए, फिर निकाल के छांव में सुखा लीजिए, फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, फिर उसका उपयोग करें।